तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एनिमेशन के बारे में बताया था, तो अब मैं बता रहा हूँ एनिमेशन बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है, एक तरीका आपका होता है कि आप, ये एक की फ्रेम है और ये एक की फ्रेम है, ठीक है। जब सपोज ये दोनों के दोनों फील्ड है ऑलरेडी किसी एक ऑब्जेक्ट से, तो एक तो तरीका ये है कि मैं ट्विनिंग की मदद से इसको फिल कर दूं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितने फ्रेम होंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितने फ्रेम होंगे वे क्या होंगे, ऑटोमेटिकली अपनी एक मोशन की डायरेक्शन ले लेंगे। एक तो मेरे पास में तरीका ये है। एक तरीका ये है कि मतलब मैं अलग अलग मतलब हर एक उसमें वो करूँ, चेंजेज अप्लाई करूँ, कि मतलब मैंने हर एक फ्रेम के साथ में हर एक फ्रेम को एक की फ्रेम बना लिया और हर एक की फ्रेम को ऑब्जेक्ट बना के दे दिया कि मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस तरह से करके मैंने हर एक की फ्रेम को एक ऑब्जेक्ट दे दिया। एक तरीका मेरे पास में ये है। तो इन दोनों में से कन्वीनियंट कौन सा है? हाँ अमरीक सर, अगर आपको एनिमेशन बनानी हो तो आप इन दोनों में से कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे? जिसमें हर लेयर के लिए अपना की फ्रेम होगा। क्या? जिसमें की फ्रेम अलग अलग होगा। ये वाला? ऊपर वाला करेंगे ना, ऊपर? इनिशियल और फाइनल। क्यों करेंगे ये वाला, क्यों करेंगे? जो ये कहना चाह रहे हैं वो अपना स्पेसिफाई करो, जो ये कह रहे हैं वो अपना ये स्पेसिफाई करो। क्या कारण होगा कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे? पर अगर हमें अच्छी एनिमेशन बनानी है तो के अंदर तो नीचे वाला यूज करेंगे। हम्म। अगर हम मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस चाहते हैं अपनी किसी पिक्चर वगैरह में, जो हम वीडियो बनाएंगे, अगर माइनर चेंजेस चाहिए तो ऊपर वाला यूज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक ही मूवमेंट होगी बस ओनली। बिल्कुल। तो हम लोग एक्चुअली जो है, अगर हमें कोई हाई क्वालिटी एनिमेशन बनानी है कि मतलब जैसे कोई प्रोफेशनल एनिमेशन बनानी है, तो हम लोग नीचे वाले का इस्तेमाल करेंगे। जब हमें मतलब ऐसी एक नॉर्मल सी बनानी, जैसे बच्चा साइकिल चला रहा है, ये लैंप वगैरह चल रहे हैं, तो हम इस वाले का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें की फ्रेमिंग वगैरह का और की फ्रेम और ट्विनिंग का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे सिर्फ की फ्रेमिंग का इस्तेमाल है और मोर डिटेल वर्क होता है। तो जहाँ पे ये वाली चीज़ होती है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हो रहा जाता है फिर मॉर्फिंग का। ठीक है, मॉर्फिंग का आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। तो मॉर्फिंग क्या होती है? मॉर्फिंग में हम लोग क्या करते हैं, हर एक उसको 30 तक ही ले लेते हैं। इंसर्ट की फ्रेम, हर एक फ्रेम को एक की फ्रेम बना देंगे हम लोग। तो ये हमने की फ्रेम बना दिया अलग अलग। अब मैं क्या करूँगा, ये जैसे मैंने अलग अलग अपने की फ्रेम बना दिया, अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सर्कल करके अपना। ये मैंने अपना बना दिया। अब इसके अंदर मैं इसकी दो आंखें बना लेता हूँ ब्लैक कलर की। थोड़ा सा आंखों में वाइट टच दे दिया मैंने। हम्म।
ये मेरी कोई भी एक एनिमेशन होगी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसके लोअर पार्ट्स बनाने हैं। तो मैंने इसको पहले इतना एक लोअर पार्ट दे दिया, ठीक है। अब मैं अगले उसमें जाऊंगा, इसका जो ये लोअर पार्ट है इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये काम उल्टा हो गया। जो मेरे बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें मतलब हमें चेंज करना है हर एक उसके अंदर, उसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा लेकर चलते हैं। और बाकी इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जैसे एक बिल्कुल मैंने एक बिल्कुल बेसिक सा एक इंसान का वो बनाया था, छोटा सा कोई बच्चा बैठा हुआ है। तो अब इसका सर जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस वाले फ्रेम पे हमारा सर है। इसको अब मैं क्या करूँगा, पहले तो आपको एक याद होगा, एक मैंने आपको टूल बताया था और ये आउटलाइन वाला, जिसको हम लोग कहते हैं ओनियन पील के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने ये वाला इस्तेमाल किया। अब मेरे को पता है कि लास्ट वाले फ्रेम में क्या थी, लास्ट वाले फ्रेम में मेरी ये वाली आउटलाइन है। तो अब मेरे को इससे छोटी आउटलाइन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनियन स्किन, ये आपका हो गया। अब मैं इसके अंदर इसको वापस से रेड ले लिया और इस बार जो है सर्कल थोड़ा छोटा ड्रॉ कर दिया पहले वाले से, ठीक है। फिर अगले फ्रेम के ऊपर गए, फिर मैंने जो सर्कल है वो बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लिया वापस से। फिर अगले फ्रेम पे गए, फिर से मैंने एक छोटा सर्कल बना लिया। फिर अगले फ्रेम पे बड़ा सर्कल बना लिया, फिर एक छोटा सर्कल बना लिया इसी तरह, फिर एक बड़ा, फिर एक नॉर्मल साइज का। और अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। चलो, तो अब मैं जैसे इसको प्ले करूँगा तो ये जो मतलब ये हुआ यहाँ पे, ये थोड़ा सा फ्रेम पर सेकंड, तो ये चीज़ आपको दिख रही है कि मतलब एक जो शेप है वो दूसरी शेप के अंदर कोलैप्स हो रही है। क्या हो रही है, एक शेप जो है दूसरी शेप के अंदर कोलैप हो रही है। या फिर हम लोग अगर इसको एक सिंपल सी उसमें देखना चाहें तो एक ये देखो, ये वाली हमारी शेप होगी। पहले मैंने 10 फ्रेम तक ये शेप रख ली, फिर बाकी के जो 10 फ्रेम है, इंसर्ट की फ्रेम, इस वाले में इसको डिलीट कर दिया और एक नई शेप बना ली यहाँ पे। इससे थोड़ा छोटा रेक्टेंगल मैंने बना लिया। अब फिर मैं अगली एक उस पर जाऊँगा, सीट पे जाऊँगा, फिर एक 10 फ्रेम के लिए मैं नया एक की फ्रेम एंटर कर लिया। इसको पुराने वाले को डिलीट किया, एक और ज़्यादा छोटी रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं अगले उस पर गया, यहाँ पे एक की फ्रेम एंटर किया, पुराने वाले को डिलीट किया और ज़्यादा छोटा एक फ्रेम बना लिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ हो रही है कि मतलब इसकी जो शेप चेंज हो रही है और एक शेप चेंज होके दूसरी शेप के अंदर जा रही है, तो इस वाली प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, यही जो प्रोसेस है कि मतलब हम लोग हर एक फ्रेम के साथ में एक वो बनाते चल रहे हैं, एक नई इमेज क्रिएट करते चल रहे हैं। एक नई इमेज के साथ में हम एक शेप को दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट करते जा रहे हैं।
इसी प्रोसेस को हम लोग मॉर्फिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ गई हमारी एनिमेशन। एनिमेशन हमारी कितने तरह की होती है? एनिमेशन हमारी एक ही तरह की होती है, मूविंग कलेक्शन ऑफ इमेजेस। अब उसको बनाने की टेक्निक हमारी दो तरह की होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक तो आपकी वही है की फ्रेमिंग, जो मतलब हम लोग ट्विनिंग वगैरह करते हैं। दूसरा आपका है ट्रेडिशनल एनिमेशन। इसमें हम लोग जो है मतलब हर एक एनिमेशन को वो हर एक में नई की फ्रेम डालते हैं, और हर एक की फ्रेम बाय की फ्रेम हम नई जो है इमेज वगैरह वो बनाते हुए चलते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ट्रेडिशनल एनिमेशन कहते हैं। नई जो मतलब हम लोग हर एक उस पर ये ट्विनिंग का इस्तेमाल करके जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी, उसको हम लोग की फ्रेमिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी ये। अब अगर हम लोग बात करें कि मतलब हम लोगों ने एडिट किए, अगर मतलब मैं किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एडिट कर रहा हूँ, तो किसी एक ऑब्जेक्ट को एडिट करने में उसके क्या क्या चीज़ें हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जैसे मतलब उप्स वगैरह पढ़ा होगा, उप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बताई जाती है। तो डेफिनेशन क्या होती है ऑब्जेक्ट की? क्या होती है इंस्टेंस ऑफ एन क्लास। क्या? इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इंस्टेंट ऑफ अ क्लास। इससे अलग मतलब ऑब्जेक्ट की एक डेफिनेशन और होती है, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी। कहते हैं कि कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब कोई एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जैसे आपका एक मोबाइल है, लैपटॉप है, आपका चेयर है, मेज है। इन सब के अंदर अगर हम लोग इनके ऊपर कुछ एडिट करने लगे, इनमें कुछ चेंज करने लगे, तो मैक्सिमम क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं? अगर हमारे पास में एक बॉक्स है, बॉक्स में हम लोग चेंज आकर कर रहे हैं, मतलब उसमें कुछ बदलाव ला रहे हैं, तो हम लोग क्या क्या चीज़ उसके अंदर बदल सकते हैं? उसका रंग बदल सकते हैं, शेप में उसके मतलब उसकी जो थोड़ा सा बड़ा है उसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो उसके चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं उसकी। ये वाली क्लास तो लास्ट टाइम आपने भी ली थी अमरीक सर। नहीं सर, मैंने ली थी। मोनिका मैम है क्लास में? आज नहीं है, अब चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग मतलब 5 तरह के एडिट किसी भी एक ऑब्जेक्ट में ला सकते हैं। या तो हम उसके एंगल बदल सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, उसका कलर बदल सकते हैं, उसका साइज बदल सकते हैं, उसकी शेप बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मतलब हम लोग अगर कोई एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एनिमेशन में, तो हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज ला सकते हैं। अब उसकी स्टेट बदलने का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक बार में वो खड़ा हुआ है, एक बार में वो मूव करना शुरू कर दे, स्टेट चेंज होगी। शेप चेंज करने का मतलब क्या हुआ? वो अभी रेक्टेंगल है, उसको क्या नाम पंच वगैरह, जैसे आप लोगों ने पंच वगैरह देखे हो पहले, मतलब एनिमेशन में पंच वगैरह कभी साइज बड़ा हो जाता था कार्टून के मुक्के का, कभी उसको बिल्कुल फ्लैट कर देते थे, कोई रोड रोल उतर गया टॉम के ऊपर को तो बिल्कुल चटाई सी बन गया वो पूरा का पूरा। तो वो सब चीज़ क्या होती है, मतलब उसका हाथ कहीं पे बिछ गया तो वो एकदम से मोटा हो गया। तो सब क्या थी, हमारी शेप का चेंज हो रहा था, उसके साइज का चेंज हो रहा था। अब कलर वगैरह का आपको पता है किस तरह चेंज होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पता ही है किस तरह चेंज होता है, अभी रेक्टेंगल है फिर स्क्वायर कर दो, ये सब आपके स्ट्रक्चर चेंज है। तो ये तो आपके चेंजेस की बात होगी कि हम लोग एनिमेशन में क्या क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसकी एप्लीकेशन की बात करें कि हम लोग एनिमेशन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो किस किस पर्पज़ के लिए हम लोग एक कार्टून का इस्तेमाल करते हैं? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन, एजुकेशन, प्रेजेंटेशन, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट के लिए। गेम्स में, ग्राफिक्स में। या कैड में भी, क्या? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। हम्म इन सब चीज़ों में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे अलग और किसी को पता है इसका इस्तेमाल और कहाँ कहाँ करते हैं हम एनिमेशन का? अच्छा, अभी किसी ने एक ने कैड का नाम लिया, कंप्यूटर एडिट डिजाइन का।
क्या होते हैं मैम ये? सर एक्सक्यूज मी सर, मुझे 2 मिनट लगेंगे, कोई डोर पे आया है, सॉरी। कोई बात नहीं। क्या होते हैं कैड, क्या होते हैं? कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या होती है, पता है किसी को? आर्किटेक्चर में यूज होता है ना, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए, क्या क्या क्या? बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए होता है यूज, आई थिंक। जैसे आपका एक ऐप है ऑटोकैड, अगर किसी ने नाम सुना हो, तो ऑटोकैड का इस्तेमाल किस लिए होता है? ऑटोकैड आपका बिल्कुल एक सेपरेट कोर्स है। अगर आप में से कोई वो कर लेता है तो आप मतलब ये जो कार डिजाइन वगैरह होती है, जो आपकी होंडा वगैरह के डिजाइन वगैरह आते हैं अलग अलग मार्केट में, ये सब जो आपके ऑटोकैड इंजीनियर ही डेवलप करके देते हैं। तो कैड आपका इसका सबसे सुपीरियर एग्जांपल्स में से एक है कि आप मतलब एनिमेशन का इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें एक 3D ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। एक इमेजनरी ऑब्जेक्ट आप एनिमेशन की मदद से काफ़ी आराम से बना सकते हैं। तो आपको यहाँ से मतलब पता चल जाता है कि कैड भी आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है एनिमेशन का, कि हम एनिमेशन को कैड में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम लोग कैड के एग्जांपल्स की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, एक आपका ऑटो कैड है, एक आपका ब्लेंडर है, एक स्केचअप है। ये सब आपके इसी तरह के ऐप होते हैं, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इसकी टूल्स की बात करें इसमें, कि टूल्स कौन कौन से हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सिलेक्शन टूल आपके हो गए, आपका एक सिलेक्शन हो गया, एक आपका पार्शियल सिलेक्शन हो गया, ब्रश हो गया, आपके शेप टूल्स हो गए, टेक्स्ट टूल हो गया, पेंट बकेट हो गया, इरेजर हो गया। मतलब वही जो आपके हैं पेंट वगैरह में जो आपके टूल होते हैं वही टूल आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो। उससे अलग कोई नया टूल तो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आपकी इस वाले एरिया को हम लोग स्टेज कहते हैं, इस वाले को हम लोग टाइमलाइन कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ से एक क्वेश्चन निकला था कि वो एरिया जो आपके फ्रेम्स को स्टोर करता है, ध्यान से सुनना, वो एरिया जो आपके फ्रेम को स्टोर करता है उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्या? फ्रेम बफर। फ्रेम बफर। ऑप्शन दो। आपको एक तो ले लो, एक सेकंड रुको, ये बुक का क्वेश्चन था, मैं बुक वाले ही ऑप्शन देता हूँ फिर। एक तो आपका ऑप्शन में मैं दे रहा हूँ टूल बार, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज पैनल हुआ आपका, टाइमलाइन हुआ, या फिर सीन। आप इन चारों में से किस में आप जो है फ्रेम्स को देख सकते हैं? टाइमलाइन है। टाइमलाइन है, सीन नहीं है। टाइमलाइन ही आंसर है इसका। तो अब यहाँ से एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मतलब फिर अगर टाइमलाइन इसका आंसर हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने बोली सीन, तो सीन क्या है? तो अगर आपने सुना हो कि मतलब इसने तो बहुत बड़ा सीन खड़ा कर दिया था वहां पे, तो इस टाइप के मतलब सीन क्या होता है यहाँ पे? तो सीन का आपका मतलब होता है एक पूरा का पूरा, एक पूरी मूवमेंट। ठीक है। जैसे कि अगर मैं कंट्रोल एन की मदद से एक यहाँ पे नई फाइल वगैरह एडिट कर लूँ, एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, कोई भी पुरानी मतलब ऐसी बनाई हुई कोई अपनी ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो ये एक रॉकेट लॉन्चर की वो है, ठीक है, मतलब रॉकेट वगैरह लॉन्च हो रहा है इसमें। तो ये आपकी होगी, ज़्यादा बड़ा हो गया ये। तो ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा एक आपका सीन है। ठीक है। ये आपका मतलब यहाँ से पूरा का पूरा जो आपका रॉकेट लॉन्च हुआ और यहाँ पे आके लैंड हुआ, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? ये पूरा का पूरा आपका एक सीन है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि हमारा सीन क्या होता है। चल गया पता सबको? हाँ जी। ये रॉकेट यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे आके जो टिक रहा है, इसको पूरे का हम लोग क्या कहते हैं? इसको पूरे का हम लोग एक सीन कहते हैं। मतलब एक पूरा का पूरा जो आपका मूवमेंट हुआ, एक पूरी की पूरी आपकी जो क्लिप हुई, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीन कहते हैं। तो ये वाली चीज़ आप एक बार लिख लीजिए, नोट्स में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि जो आपकी पूरी की पूरी एक वो होता है, पूरी की पूरी एक क्लिप को या फिर पूरे के पूरे एक मूवमेंट को, जो मतलब हमारी होती है एक फ्रेम के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सीन कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका सीन हो गया।
तो सीन का अगर आप ऑप्शन की बात करें कि सीन का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, तो सीन का ऑप्शन ये रहा आपका, ये आपको यहाँ पे सीन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने कितने सीन क्रिएट किए हुए हैं, कौन कौन से आपके सीन हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपने ये कौन से आप मतलब आप कितने सीन यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, कौन कौन से सीन आपके पास में है, उस सब के ऑप्शन आपको यहाँ पे इस वाले एरिया में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके होते हैं सीन। सर वर्क स्पेस में मिलेंगे? हाँ हाँ, ये वर्क स्पेस में मिलेंगे सर। ठीक है, तो अब इससे अलग एक क्वेश्चन है आपका कि बाय चेंजिंग द कैसे परसेंटेज। क्रिएट होंगे ये सीन? क्या मैम? सीन कैसे क्रिएट होगा? आप मतलब यहाँ पे एक पूरा का पूरा वो कर लो, उसके बाद में एक नई फाइल क्रिएट कर लो, वहाँ पे आप कुछ बना के उसकी क्लिप क्रिएट करके और फिर इसमें उसको इंपोर्ट कर दो, तो उसको एक पूरा नया सीन कह देंगे। ठीक है, जैसे मतलब अभी मैंने की थी एक नई फाइल, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर ली कंट्रोल N की मदद से। ये मैंने कुछ इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे क्रिएट करके, तो ये इसका सीन हुआ एक अलग। ये लोड होने में कितना टाइम लेंगे। इंग्लिश पानी ना दे जब तो पढ़ नहीं रहा, तो पानी। अच्छा, जैसे एक आपका पूरा जंपिंग पिग है, ये आपका पूरा का पूरा एक सीन बना दिया हमने। ठीक है, अब मेरे को अगर ये सीन इस वाले सीन के अंदर लेके जाना है, तो मेरे को कुछ नहीं करना। मैं यहाँ पे एक सीन मैंने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे मेरा एक सीन है, मैं इन दोनों सीनों को ले जाके प्रीमियम प्रो के अंदर वो कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा। ठीक है, या फिर हम लोग को अगर नया कोई सीन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम लोग ये आपकी, ये तो खैर अलग चीज़ हो गया, तो टूल वगैरह का हो गया सिस्टम। यहाँ पे होता है ऐड सीन का ऑप्शन होता है, ये एडिट सीन का ऑप्शन है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे एक ऐड सीन का भी ऑप्शन आपका यहीं पे आ जाता है। ये मेरी टूल बार वगैरह मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज की हुई है, तो इनमें से आपका कोई सा एक मतलब आप खोल लोगे तो इसमें मिल जाएगा आपको सीन वगैरह का ऑप्शन। ये इनमें से कोई सा होता है आपका हाइड पैनल वगैरह, फिर वर्क स्पेस वगैरह में बेसिक डिबगर, रीसेट बेसिक। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं, मतलब इस तरह से करके आप यहाँ पे इनमें मिलेगा आपको कोई वेब, ये क्या कहते हैं उसको, विंडो के अंदर जाके इनमें आपको कहीं को मिल जाएगा ये सीन वगैरह के लिए जो आपके होते हैं। ये रहा। ये आपका विंडो के अंदर जाके, और ये रहा आपका सीन का। तो यहाँ पे आप मतलब सीन बना सकते हो, जितनी सीन आपको बनानी है यहाँ पे आप डायरेक्ट वो कर लो। डुप्लीकेट सीन करना है डुप्लीकेट सीन, अगर ऐड सीन करना है कोई तो ऐड सीन यहाँ पे मिल जाएगा आपको ऑप्शन। तो ये अब आपके 3 सीन यहाँ पे आपके बन गए। ठीक है मैम, ये वाला मेरा हाइड, ये वाला ऑप्शन मेरा हाइड हो रहा था। एक सेकंड रुको, फिर इसको सेट ही कर लेते हैं यहाँ पे। चलो, तो यहाँ से आपको मतलब ये चीज़ भी पता चल गई होगी कि हमारे सीन क्या होते हैं। इससे अलग आपको मॉर्फिंग के बारे में मेरे ख्याल से पता चल गया होगा। मॉर्फिंग क्या होती है, मॉर्फिंग क्या होती है, क्या होती है विकास सर? मॉर्फिंग हमारी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम फ्रेम्स बाय फ्रेम्स जो है शेप को इस तरह अरेंज करते हैं कि हमें ये महसूस हो कि हमारी जो शेप है वो ऑटोमेटिकली दूसरी शेप के अंदर ट्रांसफ़र होगी, कन्वर्ट होगी। जैसे मतलब अगर हम लोग एनिमेशन की बात करें, मैंने वैसे तो डिलीट कर दी थी पुरानी सारी, तो अगर मैं जाता हूँ यूट्यूब पे, नेटवर्क वगैरह में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आप लोगों को। तो हेड्स, जैसे कोई भी मैंने एक रैंडम एनिमेशन तो इसका जो मतलब चल रहा है, इसका जो ये बोल रहा है,
ये आपकी मतलब ये पूरी की पूरी आप मतलब इसका जो पूरा का Ole पूरा चेंजेज है, फेशियल hudunesini एक्सप्रेशन, ये इसके tenkuno मुंह वगैरह हिल रहा है। ottelu. तो ये क्या हमने एक एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखी, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर रखी, तीसरी लेयर के ऊपर चौथी लेयर रखी। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, लेयर्स के ऊपर लेयर रख रख के हमने एक वो बना दिया कि मतलब हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि इसके होठ चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फिंग कहते हैं। लेयर्स को इस तरह अरेंज करना, लेयर्स को इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं जिसमें हमें महसूस ना हो कि मतलब हमने एक शेप से दूसरी शेप के अंदर हम लोग चले गए। ठीक है Ittai nani ga? तो मॉर्फिंग और की फ्रेमिंग में डिफरेंस क्या हुआ फिर? मैम, की फ्रेमिंग आपका आपके दो टाइप होते हैं, मैंने आपको बताया था एनिमेशन बनाने के। एक आपका ट्रेडिशनल होता है, एक आपका की फ्रेमिंग होता है। ट्रेडिशनल में हम लोग क्या करते हैं, ट्विनिंग की मदद से एनिमेशन बनाते हैं। की फ्रेमिंग में हम लोग क्या करते हैं, की फ्रेम्स की मदद से एनिमेशन बनाते हैं। अब मेरी मर्जी है, अगर मतलब मेरे को ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक में मैं की फ्रेम एडिट कर दूँ और हर एक में मैं यही वाली शेप रख लेके चलूँ, वो मेरी मर्जी है। अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा ना एनिमेशन बनाते दौरान, तो अब उसमें मेरी मर्जी है कि मतलब मैं हर एक उसमें एक ही शेप रख रहा हूँ या फिर अलग अलग शेप रख रहा हूँ। तो वो होती है की फ्रेमिंग। और आपकी मॉर्फिंग क्या होती है, मॉर्फिंग में हम लोग एक शेप से दूसरी शेप के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं लेयर को हमारी, कि मतलब हमारी जो इस वाली लेयर में है ये बिल्कुल हमारा रेक्टेंगल दिख रहा है। धीरे धीरे हम लोग इसको इस तरह से एडिट करेंगे, इसको छोटा करते चले जाएंगे तो इसको बिल्कुल पॉइंट बना देंगे, या फिर मतलब इसको हम धीरे 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 इस तरह से एडिट करें कि इसका जो ये रेक्टेंगल है ये स्क्वायर या फिर उसमें दिखना शुरू हो जाए, हमें सर्कल दिखना शुरू हो जाए। तो मतलब एक शेप को हम लोग जब दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, एक शेप जो हमारा व्यू है उसको हम लोग दूसरे व्यू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं उसको, यू कैन, चलो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मॉर्फिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। यस सर। क्या बात अमन सर, बहुत जल्दी आ गए आज। चलो, तो अब इसके बाद में एक आपका वो आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है ट्विनिंग का। ट्विनिंग का क्या होती है, ट्विनिंग कौन बताएगा? ट्विनिंग तो आपको सबको पता होगी। डुप्लीकेसी। क्या? डुप्लीकेसी डुप्लीकेसी? जो कल आपने बताई थी, ट्विनिंग ना, ट्विनिंग ट्विनिंग ट्विनिंग। वो मोमेंट और मोशन बताया था बिटवीन टू की फ्रेम्स। हम्म नहीं, एक होता है एक विद द हेल्प ऑफ पाथ, जो आपने पाथ से बताया था। हम्म तो मैंने क्या बताया था वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, ट्विनिंग होती क्या है। तो अब इसके बाद में हमारी आ जाती है व्रैपिंग। व्रैपिंग क्या होती है? व्रैपिंग हमारा बिल्कुल मॉर्फिंग जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस व्रैपिंग में हमारा क्या होता है, व्रैपिंग में हमारी इनिशियल और फाइनल इमेज के अंदर हम लोग डिस्टोर्शन लाते हैं। ठीक है, जैसे अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा था, अभी फिलहाल में हर एक की फ्रेम के अंदर क्या कर रहा था, मैं थोड़ा 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 करके चेंज ला रहा था। ठीक है, हर एक की फ्रेम के ऊपर, जैसे मतलब ये मेरे यहाँ तक के 4 की फ्रेम है, तो मैंने चारों की फ्रेम के अंदर 1 2 3 4 4 मेरे की फ्रेम है, चारों के चारों की फ्रेम के अंदर मैंने क्या किया, मैंने चारों के चारों की फ्रेम्स के अंदर अपना एक डिस्टोर्शन लाया, एक थोड़ा सा चेंज लाया। जबकि रैपिंग में आपका क्या होता है, रैपिंग में आपका सिर्फ इनिशियल और फाइनल इमेज के अंदर आपका चेंज होता है, मतलब इसको हम लोग सडन चेंज या फिर क्विक चेंज हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारी होती है रैपिंग। इस चीज में किसी को कोई डाउट, रैपिंग क्या होती है? रैपिंग मैंने जैसा बताया अभी। हाँ जी। नो। जैसे आप लोग वो भी देखते होंगे, वेबसाइट वगैरह पे आप जाते हो तो उसमें मतलब कुछ ट्विंकलिंग वर्ड्स वगैरह होते हैं, जीआईएफ वगैरह कुछ लोग लगा देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो वो सब क्या होता है, वो सब आपकी रैपिंग के अंदर ही आते हैं, क्योंकि उसमें आपकी इनिशियल इमेज मतलब बिल्कुल, या तो वर्ड बिल्कुल छोटा सा है या फिर एकदम से वो बिल्कुल बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो सब आपकी जो है रैपिंग के अंदर ही आते हैं, क्योंकि आपका मतलब या तो आपका बिल्कुल छोटी सी थी या फिर एकदम से बिल्कुल बड़ी ही होगी। तो ये क्या होगी, आपकी रैपिंग होगी। अब इससे अलग अगर हम लोग जूमिंग की बात करें, तो जूमिंग क्या होती है? ये तो एक बिल्कुल बेसिक सी चीज है, सबको पता है, मेरे बताने से पहले से ही सबको पता थी जूम करना क्या होता है। क्या होता है रितु मैम? It's a change the size of an object, कित appear smaller or larger. तो कितने तरह की होती है जूम? जूम इन, Zoom out, जूम आउट। zoom in. क्या?
जूम इन जूम आउट। जूम इन जूम आउट। चलो, तो ये हमारा हो गया। अब लेयर वन को कर देते हैं डिलीट डिलीट। अब हम लोग सर बात कर। पैनिंग, हाँ बता। पैनिंग भी क्या होता है वो पूछना था। बता रहा हूँ मैम, अभी पैनिंग ही बताना था मुझे। तो अब हम लोग बात करते हैं पैनिंग के बारे में। पैनिंग क्या होती है? अच्छा, कुछ बार आपने कई बार आपने देखा होगा, जैसे अगर आपने ये देखी हो, हाँ, धूम मूवी किसी ने अगर देखी हो, तो धूम मूवी में जो है मतलब वो ऋतिक रोशन वाला जो वो है, वो मेरे को याद नहीं 2 है 3 है, खैर। तो उसमें क्या है, उसमें एक तलवार होती है जिसको वो चुराने के लिए जाते हैं लोग, ठीक है। तो उस तलवार को किस तरह से वो दिखाता है कि मतलब तलवार तो स्टील है, तलवार तो हिल नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद भी जो है तलवार मतलब हमें हिलती हुई दिखती है। मतलब वो तो अपनी जगह हमें भी पता है, उनको भी पता है, लेकिन जब वो वहां पे रखी हुई होती है तो हम लोग उसके साइड में जो है कैमरे को मूव कराते हैं, ठीक है। कैमरे को मूव कराते हैं इन ऑर्डर टू शो दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है। कि मतलब हम लोग ये शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा मूव कर रहा है, वो हमारा हिल रहा है। तो उस ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैकग्राउंड को मूव कराते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रैक्टिकल वे में, हम लोग एक बार देख लेते हैं इस चीज़ को। तो ये मेरी जैसे मैं अपने वर्क स्पेस के ऊपर आ गया अपना, और एक मैंने ड्रॉ कर लिया व्यू इसका ही अपना। ये मेरा एक ब्लू स्काई हो गया। अब इसके नीचे मैं अपना कर लेता हूँ एक ग्रीन ग्राउंड। अच्छा, जो ये मैं कलर मेरे जो बाहर जा रहे हैं, कलर आएंगे जब मतलब मैं फाइनल वो निकालूंगा, अपना फाइनल जो ऑब्जेक्ट है वो निकालूंगा, तो मेरे जो कलर मेरे इसके बाहर जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बाहर जा रहे हैं, फिर मैं कहूँ वर्क स्पेस के बाहर जा रहे हैं, स्क्रीन के बाहर जा रहे हैं, ये आउटपुट में आएंगे मेरे जो बाहर का मतलब कलर वगैरह का ये ऑब्जेक्ट है। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कारण क्या है नहीं आने का? बस फिर मतलब एक ही आएगा जितना वक्त देखना है। तो ये फिर मतलब कौन से वाले टूल के अंदर ये आ गया? हर तरह के ऑथरिंग टूल बताए थे। सर सबसे फर्स्ट वाले पे आ गया ना, पेज और कार्ड वाले में। ये जो कार्ड बेस पे आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मतलब हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन ही हमारी बेस है, मेन है, जहाँ पे मतलब हम लोग जो है ड्रॉ कर रहे हैं। इसके अलग ये और किस में आएगा, ये आपका आइकन बेस के अंदर भी आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रैग ड्रॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपका टाइम बेस के अंदर भी आएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें टाइम पैनल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आपका वेब बेस के अंदर भी आएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें ये भी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्रिएशन भी कर रहे हैं। ये इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी बना रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा एक टूल जो है वो अलग अलग उसके अंदर भी आ सकता है, अलग अलग हमारे इसके अंदर भी ये हमारा एक सिमिलर टूल रह सकता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर रहे थे पैनिंग के बारे में कि पैनिंग क्या होती है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसका भी पूरा सिंबल। ओके, तो जैसे मैंने एक सिंबल बना लिया अपना, एक सन एक मैंने अपना बना लिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसके अंदर मैंने डाल दी क्रिएट मोशन ट्विन।
तो अब अगर मतलब जैसे मैंने ये एक अपनी ये बना ली, इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने ट्यूनिंग के इस्तेमाल से ये क्या कर दिया मैंने, इसको मतलब सन की मूवमेंट आपको दिखा दे कि हाँ हमारा सन जो है मूव कर रहा है। ये दिख गया आपको सबको, ये सन की मूवमेंट आपको दिख रही होगी कि मतलब किस तरह से हमारा ये सन जो है हमारा मूव कर रहा है। ये सब चीज़ मतलब ये तो खैर एक बेसिक सा काम है बिल्कुल कि हमारा सन मूव, ये बिल्कुल मैंने एक ट्यूनिंग वगैरह की मदद से बना दिया। अब लेकिन अगर मेरे को ट्यूनिंग का इस्तेमाल नहीं करना था, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ट्विनिंग का इस्तेमाल नहीं करना, मेरे को ऐसे ही शो करना है कि मेरा जो है ऐड लेयर सबसे ऊपर, कि मेरा जो ये सन है ये मूव कर रहा है, मेरे को ऐसे ही शो करना है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जो लेयर्स है लेयर्स को मूव करूँगा हर एक उस पर, हर एक मतलब मैं यहाँ पे एक आगे चल के एक और नया की फ्रेम यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट की फ्रेम। और इस की फ्रेम के अंदर मैंने क्या किया, इस की फ्रेम के अंदर मैंने इस वाली लेयर को, लेयर 7 को मूव करा दिया। पूरी की पूरी जो लेयर 7 है मेरी, इसको मैंने मूव करा दिया यहाँ पे। अब मैं आगे थोड़ा सा जाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एक की फ्रेम इंसर्ट करा दिया, इंसर्ट की फ्रेम, और फिर इसको मूव करा देता हूँ यहाँ पे। फिर मैं आगे गया थोड़ी सी, यहाँ पे एक की फ्रेम इंसर्ट कराया, फिर मैं इसको मूव करा के यहाँ पे लेके आया। तो अभी फ़िलहाल ये कैसा लग रहा है, अभी फ़िलहाल ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अब ये क्या है, अभी हम थोड़ी सी मूवमेंट इसकी होती हुई दिख रही है। तो जब हम लोग मतलब इस तरह से अपने कैमरे को मूव कराते हैं, मतलब हमारा ये क्या है, हमारा एक तरह से कैमरा ही है। हम लोग अगर इस तरह देखें तो ये हमारा क्या ही, हमारा कैमरा ही है एक तरह का। तो जब हम लोग इस तरह से अपने कैमरे की मूवमेंट कराते हैं इस ऑर्डर में कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा मूव होता हुआ दिखे, जैसे कि अभी फ़िलहाल मतलब ये तो हम लोगों का, अभी आप लोगों को पता चल गया कि मैंने किस तरह बनाया। अगर आप लोगों को पता ना होता कि मैंने किस तरह बनाया तो आपको क्या लगता है कि ये जंप कर रहा है। अभी फ़िलहाल मैं भी इतना ज़्यादा एडवांस एनिमेशन वगैरह बनानी नहीं जानता, जैसे मतलब प्रोफेशनल लोग बनाते हैं कि बिल्कुल एक जगह पे इसको बिल्कुल हर एक की फ्रेम्स के साथ में इसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके दिखाऊं मैं, या फिर इसका पूरा का पूरा कैमरा 3D में घुमा के दिखा सकूं। ना मेरे पास में उतने एडवांस ऐप है, ना इतना एडवांस सिस्टम है। तो यहाँ पे मतलब बस आप इतना समझो कि ये एक तरह की आपकी वो होती है, रेफरेंस मोशन जैसा होता है, जिसमें हम लोग मतलब एक बंदे के रेफरेंस में दूसरी चीज़ जो है मूव कर रही है। जैसे कि अगर आप लोग एक एग्जाम्पल की बात करो तो जैसे रेल है, रेल के अंदर कोई एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो डिजाइनर है, जैसे आप लोग खुद उसके साथ में दो बंदे आप लोग खड़े हुए रेल के अंदर, तो आप डिजाइनर हो खुद, आपका जो मतलब सामने वाला बंदा है वो आपका डिजाइन है, और जो रेल के बाहर खड़ा हुआ बंदा है वो आपका व्यूअर है जो देखने वाला है रेल को, ठीक है, या फिर आपके जो आपने एनिमेशन बनाई है उसको देखने वाला है। तो अब अगर आप उस बंदे को देखोगे तो आपके अनुसार तो वो बंदा खड़ा हुआ है, बिल्कुल एक जगह स्थिर है। अब आप जो मतलब जो व्यूअर बाहर खड़ा है उसको पता है कि वो बंदा खड़ा हुआ है, लेकिन उसको फिर भी वो जो रेल की वजह से वो उसके मूवमेंट में दिखेगा। तो वो क्या है, वो चेंज इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कि मतलब हम किसके रेफरेंस में उस चीज़ को देख रहे हैं, उस चीज़ के हिसाब से हम लोग अगर मूवमेंट को यहाँ पे लाते हैं, मतलब कुल मिलाकर अगर हम लोग कैमरे को इस तरह मूव करते हैं कि हमारी एक जगह जो स्थिर चीज़ है, एक जगह पे जो मतलब हमारी स्टिल चीज़ है वो मूव करने लगे, हम लोगों को मतलब इस तरह का इफेक्ट आए कि वो मूव कर रही है, तो उसको हम लोग पैनिंग कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई सबके? यस। चलो, तो इस चीज़ में अगर एक तो किसी, फ्लैटनिंग भी होती है क्या? क्या मैम? फ्लैटनिंग। कौन सी इंक? रैपिंग? फ्लैटनिंग। फ्लैटनिंग। फ्लैटनिंग? हाँ। मैंने नहीं सुना मैम, अगर मतलब सुना भी होगा तो मेरे दिमाग से शायद स्किप हो गया। क्वेश्चन में ऐसा देखो। क्वेश्चन बताओ। Interleaving the audio-video segment of a video clip together in a data file. लिख के भेज दो एक बार, मेरे मतलब इस तरह समझ में नहीं आया क्या बोला आपने।
और ऑप्शन वगैरह भी उसके एक बार बता देना, ठीक है। सर बुक का 40 नंबर 41 क्वेश्चन है, 41st। बुक का 41st क्वेश्चन, interleaving the audio and video segment of a video clip together in a data file। अच्छा, हाँ, वीडियो क्लिप टुगेदर इन अ डाटा फाइल। इसको ये है कि मतलब हम लोग एक वीडियो और ऑडियो को एक साथ कि जब जोड़ते हैं एक डाटा फाइल के अंदर, एक वीडियो क्लिप के अंदर हम दोनों को जोड़ते हैं डाटा के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हॉटस्पॉट तो खैर होगा नहीं, हेलिकल स्कैन भी नहीं होगा, फ्लेयर आपकी होती है जब आप प्रीमियम प्रो में टेक्स्ट वगैरह एडिट करते हो, तो इसका या तो फ्लैटिंग होगा या फिर हॉटस्पॉट होगा। क्योंकि आपका जो फ्लेयर होता है, फ्लेयर तो होता है जब मतलब वीडियो के अंदर ये आप डालते हो, सबिंग वगैरह डालते हो, ठीक है। और आपका हेलिकल स्कैन क्या होता है? हेलिकल स्कैन आपका स्कैनिंग के पर्पज के लिए होता है। आप जब वीडियो वगैरह बना लेते हो और उसको मतलब मैंने आपको वो बताई थी, आपके याद हो? अरे ये क्या है, एक सेकंड रुकना। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रीमिंग के बारे में। स्ट्रीमिंग क्या होती है? जैसे आपने लाइव स्ट्रीमिंग का नाम सुना होगा, यूट्यूब वगैरह पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, या फिर मतलब जैसे सर भी लाइव स्ट्रीम करते हैं, आप लोगों ने भी कोई एक दो बच्चा होगा जो यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनाता होगा, लाइव स्ट्रीम करता होगा। तो लाइव स्ट्रीम आपकी दो तरह, वो स्ट्रीमिंग आपकी दो तरह की होती है। एक आपकी रियल टाइम स्ट्रीमिंग होती है स्ट्रीमिंग, और दूसरी आपकी होती है ये प्रोग्रेसिव डाउनलोड, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो आपकी प्रोग्रेसिव डाउनलोड होती है वो आप मतलब उसमें आप जो है, जो आप हो, आप मतलब जैसे आप स्ट्रीम कर रहे हो खुद, जैसे मैं फिलहाल स्ट्रीम कर रहा हूँ, अगर मैं इस वीडियो को यहाँ पे जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो वीडियो बाद में आपको मिलेगी, तो आप मतलब उसको दोबारा देख सकते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव डाउनलोड कहते हैं। इसी तरह एसपी सर जब क्लास लेते हैं तो वो भी स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो उसमें क्या आपके तक डाटा पहुंच तो रहा है, लेकिन आप उसको सेव नहीं कर सकते, उसको आप अपने पास में रख नहीं सकते हमेशा के लिए। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रियल टाइम स्ट्रीमिंग कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है कि फाइल इज डिलीवर टू द क्लाइंट बट नॉट शेयर, ठीक है। फाइल जो है आपके क्लाइंट तक शेयर वो तो हुई, डिलीवर तो हुई, लेकिन शेयर नहीं हुई। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? प्रोग्रेसिव डाउनलोड होगा, रियल टाइम स्ट्रीमिंग होगा, कंप्रेशन होगा? रियल टाइम रियल टाइम स्ट्रीमिंग। तो रियल टाइम स्ट्रीमिंग आपकी कौन सी होगी? जिसमें आप मतलब क्लाइंट तक या फिर अपने जो वो है स्टूडेंट है या फिर जिसको मतलब आपको पहुंचाना है उस तक आपका डाटा पहुंच तो रहा है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा, उसके साथ में शेयर नहीं किया गया, उसको दिया नहीं गया, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक और आ जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब जिसके ऊपर परछावा डाल देना, जिसे क्या देते हैं गाँव वगैरह में कि परछावा डाल दिया, प्रोजेक्शन डाल देना उसको, हम लोग इंग्लिश में अगर वर्ड बात करें तो प्रोजेक्शन डालना। तो मतलब एक तरह से जैसे आप प्रोजेक्टर वगैरह आपने देखे हो, जैसे पहले टाइम पे मूवी थिएटर में क्या होते थे, एक आपकी वाइट स्क्रीन होती थी, उसके ऊपर प्रोजेक्टर की मदद से हम लोग मूवी वगैरह देखते थे। तब आपके दो तरह के प्रोजेक्शन होते हैं, एक आपका पैरेलल प्रोजेक्शन होता है, एक आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है। तो अगर हम लोग पैरेलल प्रोजेक्शन की बात करें तो इसमें क्या है हमारा, जैसे एक ये हमारी स्क्रीन है, तो इसके ऊपर अगर हमारी लाइट वगैरह पड़ रही है तो एक ही डायरेक्शन से गिरेगी, अगर मतलब सामने से गिर रही है तो सामने से गिरेगी, ऊपर से आ रही है तो ऊपर से ही आएगी, पीछे से आ रही है तो पीछे से ही आएगी, और अगर नीचे से आ रही है तो नीचे से ही आए। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इस वाले प्रोजेक्शन को हम लोग पैरेलल प्रोजेक्शन कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी में ही अगर इसी के अंदर हमारी ऐसे होने लगे कि मतलब किसी एक एंगल से लाइट गिर रही है, तब भी इसको पैरेलल प्रोजेक्शन कह देंगे क्या? हाँ रितु मैम, नो सर। क्यों नहीं कहेंगे? अगर किसी एक एंगल से गिर रही है तो हमें तो लाइट को देखना है ना, लाइट ही एक ही डायरेक्शन से आनी चाहिए। तो अगर किसी एक एंगल पे गिर रही है तो एक ही एंगल से रही है ना, अगर इस वाले एंगल से गिर रही है तो इसी एंगल पे गिर रही है, इसी वाले एंगल से गिर रही है तो इसी एंगल से गिर रही है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कम ज्यादा हो जाएगा ना साइज। नहीं
जहाँ पे गिर रही है, जहाँ पे कोलाइड हो रही है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। हमने प्रोजेक्शन किस तरह डाला, तो प्रोजेक्शन तो हमारा पैरेलल ही है ना, एक ही मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही तरफ को उसका मुंह है, उसकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, प्रोजेक्शन मतलब पॉइंट एक है, तो हम लोग इसको पैरेलल प्रोजेक्शन यहाँ पे कह देंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में गिर रहा है, भले ही एक एंगल पे कोने पे डल रहा हो। यहाँ पे कोने पे डल रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले लो, यहाँ पे तो कोने पे नहीं डल रहा, कोई लाइट थोड़ी देर से कोलाइड हो रही है, वो बात अलग है कि मतलब इसके कोलिजन टाइम और इसके कोलिजन टाइम में अंतर होगा, लेकिन मतलब हो तो ये सारी की सारी कोलाइड ही रही है ना अपने पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोजेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग एंगल की बात करें तो एंगल भी हमारे फिक्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी एंगल पे जाके हमारे गिर जाए। 45 डिग्री आपका एक एंगल है, एक आपका 63.4 डिग्री आपका एक एंगल है। ठीक है, इसी तरह आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री के एंगल पे तो खैर अगर 90 डिग्री के एंगल पे लाइट गिर रही है तो ये तो मतलब डायरेक्ट इसी उस पे गिर रही है। ठीक है, तो आपकी ये कुछ फिक्स एंगल होते हैं जब हम लोग एंगुलर पैरेलल प्रोजेक्शन की बात करते हैं। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की बात करें, तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में हम लोग देखते हैं, जैसे कि अभी मैम कह रही थी कि जो आपकी कोलाइड पोजीशन है वो कितनी है। जैसे कि मतलब ये मेरी एक स्क्रीन है, इसके ऊपर हमने प्रोजेक्शन का हमारा जो है वो यहाँ से हम लोग प्रोजेक्शन डाल रहे हैं, तो एक हमारी लाइट जो है यहाँ पे आके वो हुई, दूसरी यहाँ पे आके प्रोजेक्ट हुई, और तीसरी यहाँ पे कहीं पे जाके प्रोजेक्ट हो रही है, बाकी की लाइटें जो है हमारी लाइट बीम्स। तो है तो ये भी पैरेलल प्रोजेक्शन, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे जो प्रोजेक्ट हो रही है वो अलग अलग उस पर हो रहा है, डिस्टेंस जो है अलग अलग है इसके सेंटर ऑब्जेक्ट से। मतलब यहाँ से इसकी जो है, इस वाले पॉइंट से इसकी जो है डिस्टेंस जो है इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। अब इससे अलग कल जो विकास सर आपने डाउट पूछे थे, अगर अब कोई डाउट उनमें रह गया हो तो बताओ। नहीं सर, हो गए थे। हो गए सारे क्लियर। एक आपका मोशन ब्लर भी था। मोशन ब्लर जब आप मतलब ये ब्लर इफेक्ट वगैरह डालते हो तो उसको हम लोग मोशन ब्लर के नाम से जानते हैं, कि मतलब हमने एक को क्लियर करके बाकी सबको हमने क्या किया, ब्लर शो कर दिया, ताकि हमें ऐसा दिखे कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो मूविंग में है और हमारा बंदा जो है सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, अब एक दो अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो आपके मतलब ऐसे तो बुक के तो सारे के सारे क्वेश्चन सर ने वीडियो बनाई हुई है। मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह मैंने भी कराई दिए होंगे, तो अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन अगर पूछ लूँ तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इसी बात पे मेरे को बस ये बता दो, मीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट डिजिटल